बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टॉप स्टोरी में मोहम्मद उसामा गाजी का सलाम अर्ज़ है। आज की टॉप स्टोरी ये रही। कल के हम जोली आज आंख मचोली, जनरल शाहिद अजीज को परवेज मुशर्रफ के तरकीबा तरकी जवाब। चेयरमैन नैब को लिखे हुए खत का जवाब देना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। आर्टिकल्स 62-63 बड़ी परेशानी का बाइस बन सकते हैं, मैदान में उम्मीदवारों की फौज उतारना होगी। नहुसत के साए मखदूमीन के ताकुब में है, एफिड्रिन केस में गिलानी और शहाब खानदान के असास से मुंजमद। कोई बहानाबाजी नहीं चलेगी, इंतखाबी इस्लाहात होके रहेंगी, सुप्रीम कोर्ट यहां भी डट गई। धमाकों से कराची गूंज उठा, ये कराची की किस्मत है कि कभी यहाँ लाशें गिरती हैं और कभी धमाके गूंजते हैं। आज सोहराब गोट में एक धमाके में 3 लोग जाँ बाक हुए, कल 4 अफराद निशाना बने। कराची में हर रोज कुछ न कुछ होता है। एक धमाका जनरल परवेज मुशर्रफ के करीबी अजीज और मोतमिद साथी रहने वाले जनरल रिटायर्ड शाहिद अजीज ने एक किताब लिख कर किया है। अपनी किताब में वो अपने साबिक बॉस पर संगीन नौयत के इल्जामात लगाते हैं और कहते हैं कि उन्हें एक मंसूबे के तहत DGMO बनाया गया ताकि जनरल परवेज मुशर्रफ के मार्शल लॉ लगाने की ख्वाहिश पर अमल हो सके। वो कहते हैं कि तैयारा साजिश केस बाद की बात है, मार्शल लॉ लगाने का फैसला उनके समेत चंद जर्नलों ने बहुत पहले कर लिया था। वो किस कदर सच बोल रहे हैं ये जानते हैं उस दौर के अहम तरीन फर्द से जिन पर ये सारे इल्जामात लगाए जा रहे हैं। हमारे साथ हैं जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ साहब। जनरल साहब, क्या बाकी ये सच है कि नवाज शरीफ के खिलाफ बगावत का फैसला 12 अक्टूबर 1999 से पहले ही हो गया था? देखें जी, बात ये है, ये ऐसा शख्स ये कह रहा है जिससे कोई खास मेरा कांटेक्ट नहीं था उस जमाने में। ये एक जूनियर ऑफिसर था, मेजर जनरल लेवल का, और मैं इनसे बिल्कुल नहीं मिल रहा होता था। दूसरी चीज ये है कि इस किस्म की इम्पोर्टेंट बात कि जी गवर्नमेंट टेक ओवर करनी है, ये सिर्फ आर्मी चीफ के दिमाग में होता है। ये वो बेवकूफ होगा जो इतनी अहम बात और इतनी सीरियस इशू को दूसरों से डिस्कस करे कि जी आओ जी बैठे जरा डिस्कशन करते हैं कि हमें टेक ओवर करना चाहिए या नहीं। ये तो बगावत है। ये कैसे हो सकता है? ये किस तरीके की सोच है? ये अगर कोई सोच अगर दिमाग में है तो वो आर्मी चीफ के दिमाग में होती है। वो कभी ये नहीं करेगा कि वो दूसरों के साथ बैठकर इस बात को डिस्कस करे। तो ये फजूल किस्म की बात है, ये इलॉजिकल बात है और इसकी इमेजिनेशन में है, क्योंकि ये कहाँ वहाँ एक जूनियर मेजर जनरल होकर वहाँ ISI में बैठा हुआ है, तो इसको क्या पता कि हम क्या कर रहे हैं। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा कि किताब लिखने का मकसद ये था कि फौज में झूठ बोला जाता है, मेरा पैगाम है कि फौज सच बोले। ये एक फौजी होकर, एक फौज के जिसने नमक खाया हो, 40 साल फौज का 35 साल नमक खाया है, वो ये कह रहा है, शर्म आती है मुझे कि इस किस्म का जनरल हमने प्रोड्यूस किया आर्मी में, जो कहता है कि फौज में झूठ बोला जाता है। ये झूठ बोलता होगा, लेकिन झूठ कोई नहीं बोला जाता। फौज एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सोच विचार करके कमेंट्स करती है, सोच विचार करके एक्शंस करती है। उन्होंने ये भी कहा कि कारगिल ऑपरेशन हो, अमेरिका को बेसिस देना हो, आप किसी से मशवरा नहीं करते थे, जो आपका जी चाहता था आप करते थे। ये आप किसी से पूछें कि मेरी अपनी कैरेक्टरिस्टिक जो आर्मी में मशहूर थी कि मैं एक ऐसा आदमी था जो डिस्कस करता था लोगों से, जो मैं अलाउ कर, क्योंकि मेरी बिलीफ ये थी कि जूनियर ऑफिसर्स की जूनियर की इनिशिएटिव डेवलप किया जाए, और इनिशिएटिव डेवलप करने में मैं समझता था कि ये इन लोगों को बोलना चाहिए, अपने व्यूज एक्सप्रेस करें, खुल के एक्सप्रेस करें, डरे मत, डरना नहीं चाहिए, अपने व्यूज ऑनेस्टली बतानी चाहिए। ये मैं मेरी पूरी फौज में मेरी ये खासियत, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, ये मशहूर थी। ये उसके बरक्स बिल्कुल उल्टा कह रहा है कि मैं कभी इम्पोज नहीं करता था। अच्छा, कारगिल ऑपरेशन के बारे में बताएं। उन्होंने कहा कि कारगिल ऑपरेशन परवेज मुशर्रफ साहब ने हमें बताया कि उन्होंने इसलिए करवाया कि सियाचिन बल्कि कश्मीर को आजादी दिलवाई जाए। हाँ, देखें, ये तो बिल्कुल ये अच्छी बात कर रहा है। देखें, बात ये है कि कश्मीर की एक पॉलिसी चल रही थी 1989 में, जब कश्मीर फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट हुई है, श्रीनगर से शुरू हुई है। उस वक्त पाकिस्तानी हुकूमत की एक पॉलिसी थी
पाकिस्तान हुकूमत की पॉलिसी ये थी कि वहां से कश्मीर से जो हिजबुल मुजाहिदीन वाले लोग आए उनको यहाँ वेलकम किया गया, उनको सपोर्ट किया गया कि वो जाकर वहां हिंदुस्तानी फौज से लड़ें। फिर यहाँ बहुत से मुजाहिदीन ग्रुप्स, यही जो सारे आप जानते हैं, जैश मोहम्मद, लश्कर तैयबा वगैरह, ये निकले हैं और दर्जन और निकले थे जो खुद अपनी इनकी पॉलिसी के तहत, पाकिस्तान की पॉलिसी थी कि हिंदुस्तान कश्मीर के ऊपर बात ही नहीं करता है, उसके हल की तरफ नहीं लेकर जाता है, तो इनको मुजाहिदीन के जरिए फोर्स किया जाए कि ये कश्मीर की सोल्यूशन की तरफ आगे चलें। तो ये पॉलिसी पूरी 90s में चल रही थी। अच्छा, मुझे बताएं, आप समझते हैं आपको कमीशन बनना चाहिए क्योंकि इतनी बातें कारगिल पर हो रही हैं ताकि सच सामने आ सके? आप मुतालबा करते हैं कोई कमीशन बने ताकि सच साबित हो जाए? बहुत कमीशन को तो बहुत अच्छा होगा कि सच सामने आए, लेकिन मैं कमीशन के फेवर में इसलिए नहीं हूं कि बहुत सी चीजें स्टेट की कुछ सीक्रेट्स होती हैं जो नहीं बतानी चाहिए और जो नहीं एक्सपोज होनी चाहिए। ये मुजाहिदीन की जो एक्टिविटीज वगैरह हैं ये बिल्कुल एक्सपोज नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ एज ए पाकिस्तानी, देखें जी, पाकिस्तान हमें अपने बारे में सोचना चाहिए, अपने कौम के बारे में। हमें ईस्ट पाकिस्तान हमसे अलग किया गया जी, हमें शिकस्त हुई, हमें शर्म आई, हमारे सियाचिन हमसे ले लिया गया, हमें शिकस्त हुई, हमें शर्म आई। अब कारगिल में एक जो कामयाब है, हम क्या चाहते हैं, हम एज ए कौम क्या चाहते हैं, हम सर अपना आगा करें, आओ जी इन कैमरा कमीशन कोई हो जाए, इन कैमरा ब्रीफिंग हो सकती है, सर पे एक हमारे सर पे और जूते मारो, रोज हर दफा आकर हमें जूते मार के चले जाओ, यह हम चाहते हैं। मुझे फख्र है कि मैंने कौम को ऐसी चीज करके दिखाई है जिसमें हमने दुश्मन को गर्दन से पकड़ लिया था। मुझे फख्र है कि मैंने मुल्क के लिए और फौज के लिए उनको फख्र दिया, मैंने उनका सर ऊपर किया कि दुश्मन के गला हमने पकड़ लिया। उस पे ये इस किस्म की बातें करनी जो है, इनको शर्म आनी चाहिए। अच्छा, ये बताएं कि वो कहते हैं कि फौज खिलाफ थी नवाज शरीफ के, ये दुरुस्त है? फौज में रिजेंटमेंट थी? फौज में बहुत ज्यादा रिजेंटमेंट थी, फौज में नवाज शरीफ के खिलाफ नहीं। देखें जी, पाकिस्तान डिफॉल्टेड स्टेट, फेल्ड स्टेट हो रहा है, तो नवाज शरीफ हो या कोई भी हो उसके खिलाफ फौज होगी। फौज तो देख रही है कि पाकिस्तान के लिए क्या हो रहा है, पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है। तो यस, बिल्कुल मुझे मालूम है, पूरी जितनी भी मैं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस और फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जिसमें सारे जनरल आते थे, मैं कैंटोनमेंट से में जाकर ऑफिसर्स से डिस्कस करता था, दरबार करता था जवानों से, वहां सवाल यही होता था कि पाकिस्तान के साथ तो बड़ी जुल्म हो रहा है, पाकिस्तान को क्या हो रहा है। तो अच्छा, ये अजीज साहब ने भी, जनरल अजीज ने भी ये बात कही है, लेकिन वो ये कहते हैं कि उन्होंने आपका साथ दिया निजाम बदलने के लिए, फिर आप इक़्तिदार पर काबिज हुए और 1999 से ज्यादा बुरे हालात हो गए आपकी हुकूमत के बाद। ये अब इनकी अपने ख्यालात हैं, ये आपने देखा ही है कि ये एक अनबैलेंस्ड व्यूज हैं, अनबैलेंस्ड शख्सियत है इनकी। पहले क्या थे, ये एक तरफ थे, फिर इनका पेंडुलम स्विंग करके दूसरी तरफ चला गया। देखें, पहले निजाम बदलना, मैंने जितने रिफॉर्म किए, ये लोकल गवर्नमेंट सिस्टम क्या है, निजाम नहीं बदला, एक लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, एक नया लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया, 30 ईयर ऑफ गवर्नमेंट। अच्छा, बड़े उन्होंने इल्जामात आप पर लगाए, उन्होंने ये तक कह दिया, क्या कहने, कौन सा निजाम मैंने बदलना था। कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट ने मुझे अलाउ नहीं किया था कि मेजर चेंजेस इन कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी। अच्छा, ये फरमाइएगा कि उन्होंने कहा कि आप इराक में फौज भेजना चाहते थे, 2 ब्रिगेड्स भेजना चाहते थे, सही है? अच्छा, 2 फिर नहीं, क्यों नहीं भेजे? फिर मैंने 2 ब्रिगेड भेजना चाहता था मैं इराक, तो भेजे क्यों नहीं? फिर मैंने, इन लोगों ने कहा, इन्होंने कहा कि नहीं भेजे। तो एक तरफ से तो ये खुद कह रहे हैं कि जो मैं करता था मैं दूसरे से पूछे बगैर अपनी मर्जी चलाता था, दूसरी तरफ इनकी बात में मान गया कि 2 ब्रिगेड नहीं भेजेंगे। मैं कभी भी, मैंने डे 1 से मैंने कहा था कि यहाँ इराक में हम फोर्स नहीं भेज सकते। अच्छा, ये फरमाइए, वो कहते हैं कि जो अमेरिका को बेसिस दी गई उसका फैसला आप कहते हैं कि आप मुशावरत करते थे, इसका मतलब है कि आपने पूछा था जनरल से, कोर कमांडर से, कोई बात हुई थी, उसके बाद बेसिस दी गई अमेरिका को? समझा नहीं मैं। उन्होंने कहा जी कि अमेरिका को जो बेसिस दी गई हैं उसका फैसला परवेज मुशर्रफ ने खुद किया, किसी से मशवरा नहीं किया। आपने कहा आप मशवरा किया करते थे, तो किस तरह से फिर दी गई उनको बेसिस अमेरिका को? हर चीज के ऊपर मशवरा करता था। ये शमसी की जो बेस है उसका तो नाम मैं फ्रैंकली नहीं जानता था, मुझे पता भी नहीं था कि शमसी में कोई बेस है।
تو ظاہر ہے مجھے کسی سے ڈسکشن نہیں سے پتا ہوا نا. شمسی کوئی ہماری بیس تھوڑی ہے. شمسی تو یو اے ای والوں نے ایک ایئر اسٹرپ بنائی ہوئی ہے وہاں اپنی شکار کے لیے. کوئی ہماری ایئر فورس کی بیس تھوڑی ہے. مجھے اس کا نام بھی نہیں پتا تھا, مجھے اس کی لوکیشن بھی نہیں پتا تھی. اچھا آخر میں میرے پاس چونکہ وقت کی کمی ہے جی, مجھے بریک لینی ہے. آخر میں مختصر بتا دیں کہ آپ سمجھتے ہیں غلطی کی آپ نے ان کو ترقی دیتے رہے جنرل عزیز کو؟ اب میں بالکل, یہ ہائنڈ سائٹ کے ساتھ ہوتا ہے نا. اس وقت تو میں سمجھ رہا تھا کہ ٹھیک ٹھاک آفیسر ہے یہ, لیکن اب مجھے پتا ہے کہ یہ کتنا ان بیلنسڈ آدمی ہے. بالکل مجھے بڑا افسوس ہے کہ اس کو پروموشن ملی, اس کو آرمی سے نکال دینا چاہیے تھا. اچھا ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف. ان پر جو الزامات لگائے ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ شاہد عزیز نے, ان کا جواب وہ دے رہے تھے. ٹاپ سٹوری کے خصوصی مہمان تھے, فون لائن پر ہم سے بات کر رہے تھے. آگے اس ٹاپ سٹوری میں بات ہوگی چیئرمین نیب نے جو خط لکھا, کیا غلطی کی ہے انہوں نے, کل بھی عدالت میں اس پر بات ہونے والی ہے. اسی بارے میں قانونی رائے بھی جانیں گے, سیاستدانوں سے بھی بات ہوگی اس بریک کے بعد. کہتے ہیں کہ جبر جب حد سے بڑھ جائے, اظہار کی آزادی سلب کر لی جائے تو علامات جنم لیا کرتی ہیں. ہمارے یہاں جبر کے دور کا راج طویل رہا ہے. سمن موجیوں نے علامات کے ذریعے اپنے جذبات کا اظہار کیا. تاریخ بھری پڑی ہے فیض کا انقلاب آفریں کلام, شورش کشمیری کی تڑپتی سلگتی خبر و نثر, احمد فراز کی اشک شوبیاں, جالب کی ادائے فقیرانہ, اور نہ جانے کون کون سے چراغ ہیں جو آمریتوں کی ظلمتوں میں ٹمٹماتے رہے. ہمارے ہاں جبر کی دو قوتیں ایسی تھیں کہ جب انہوں نے اپنی ملی بھگت پر اٹھنے والے سوالوں کے سیلاب کو تھمتے نہ دیکھا تو اپنی عزت بندوق کی نالی اور قلم کی نوک پر کروانے کا فیصلہ ہوا. گویا ایوب کے سلطانی جمہور, یحییٰ خان کی شباب فریفتہ رنگین حکومت, ضیاء کے خود ساختہ اسلام اور پرویز مشرف کی روشن خیالی کو آئین میں تحفظ دے دیا گیا. اسی طرح ان حرص و ہوس پرست آمروں کے ہاں ملانے والی عدالتوں کو بھی دستوری اما, یعنی کوئی ملک توڑ جائے, کوئی دریاؤں کو بیچ ڈالے, کوئی ملک کو امریکی لونڈی بنا دے, کوئی دھرتی کو امریکہ کے ہاں گروی رکھ دے, کوئی اسمبلیوں کے قتل پر جائز ہے کہ مہر لگا دے, کوئی منصف دستور کی آبرو ریزی پر کہہ دے کہ اور حل کیا تھا, جو کیا درست کیا, کوئی ہمارے منتخب وزیر اعظم کو پھانسی دے دے یا ملک میں گھسنے نہ دے. ایسے سب کرداروں سے سوال کرنے کو اداروں یعنی فوج اور عدلیہ کی توہین قرار دے دیا. سو ایسے فرد جو ان پر سوال کریں وہ یہاں دستور کے مجرم بنا دیے گئے. خود ساختہ تقدیس کا فرمان ابھی لاگو ہے. ابھی تک کسی میں جرت پیدا نہیں ہوئی کہ جبر کی ان وارداتوں کو آئین پاکستان سے کھرچ ڈالے. یہاں جائز سوال بھی جرم ہے. چیئرمین نیب نے صدر مملکت کو خط لکھا جس میں عدلیہ کے کردار پر تحفظات کا اظہار کیا گیا. چیئرمین نیب نے لکھا تھا کہ سپریم کورٹ کے زبانی احکامات تحریری احکامات سے مختلف ہوتے ہیں. ابتدائی تفتیشی رپورٹ پر ہی سیاستدانوں کی گرفتاری کے احکامات جاری کر دیے جاتے ہیں. چیئرمین نیب نے سپریم کورٹ کے طرز عمل کو انتخابات سے قبل دھاندلی کے مترادف قرار دیا اور کہا کہ اگر اس مسئلے کا حل نہ نکالا گیا تو اپنے عہدے سے استعفیٰ دے سکتے ہیں. آج عدالت نے کرائے کے بجلی گھروں کے مقدمے کی سماعت پر خود پروسیکیوٹر جنرل سے اس خط کے بارے میں پوچھ لیا. عدالت نے زبانی حکم دیا کہ اس خط کی مصدقہ نقل پیش کی جائے. عدالت کو جواب دیا گیا کہ اس کے لیے تحریری حکم جاری کرنا ہوگا, سو وہ کر دیا گیا. عدالت اس خط کو اپنے خلاف نفرت پھیلانے کا اقدام تصور کر رہی ہے. چیف جسٹس نے آج جنرل پرویز مشرف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا 2007 میں بھی اسی قسم کا ایک خط لکھا گیا تھا لیکن عدلیہ نے اس کوشش کو ناکام بنا دیا. عدالت نے اس مقدمے کی سماعت کل تک ملتوی کی ہے. خط کے تھیلے سے کون سی بلی نکالی جاتی ہے یا پھر چیئرمین نیب اپنی پٹاری سے کوئی سانپ نکالتے ہیں, آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا. فی الوقت سوال ہے کہ چیئرمین نیب نے صدر مملکت کو خط لکھ کر واقعی جرم کیا ہے. اسی بارے میں بات کریں گے. قانونی ماہر ہمارے ساتھ ہیں جسٹس ریٹائرڈ طارق محمود صاحب, اور اس کے علاوہ ہم گفتگو کریں گے, ہمارے ساتھ ہیں شازیہ مری صاحبہ, پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما ہے. طارق محمود صاحب, سب سے پہلے بتائیں غلط کیا چیئرمین نیب نے خط لکھ کر؟ میرا خیال ہے ان کو صحیح ایڈوائز نہیں کیا گیا. مثال کے طور پر اگر ان کا اعتراض یہ تھا کہ نیب کے قانون کے تحت انکوائری کرنے کا, انویسٹیگیشن کرنے کا یا ریفرنس داخل کرنے کا ان کا اختیار ہے اور ان کے اختیار کو کسی بھی طرح اثر انداز کیا جا رہا ہے, تو یہ بہت آسان بات ہے. دیکھو اسامہ, ہم روز عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں اور جہاں محسوس کرتے ہیں کہ عدالت کو اختیار نہیں ہے تو ہمارا پرائمری آرگومنٹس یہ ہوتا ہے اور ہم ٹھوک بجا کے یہ بات کرتے ہیں, وہ سنتے بھی اور الٹیمیٹلی فیصلہ بھی ہوتا ہے. لیکن دوسری بات ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب کو جو لیٹر لکھنے کی بات اس لیے مجھے سمجھ نہیں آئی کہ دیکھیں پریزیڈنٹ صاحب نے جو ان کو اپوائنٹ کیا تھا آن دی ایڈوائس آف لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف دا اپوزیشن, وہ انہوں نے اپوائنٹ کر دیا.
तीसरी बात है कि उनके जो लेटर है उसमें या तो ये होता कि किसी एक फर्द या किसी एक जज इंडिविजुअल के खिलाफ या 2 या 4 जजों के खिलाफ वो कोई इल्जामात लगाते तो फिर तो कोई बात समझ में आती थी, लेकिन वहां उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का लफ्ज इस्तेमाल किया। देखें, अगर किसी जज के खिलाफ इल्जाम मिसकंडक्ट की बात की जाए तो वो तो प्रेसिडेंट साहब को लेटर लिखने की को बात समझ में आती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को करना और फिर जो बात करना, मैं समझता हूं अगर उनके कोई तहफ्फुज़ात हैं, हो सकता हूं, मैं इस बात को मानने के लिए तैयार हूं कि नैप में इंक्वायरी करने का, इन्वेस्टिगेशन करने का, रेफरेंस दाखिल करने का उनका इख्तियार है, या किसको वारंट ऑफ अरेस्ट जारी करने या नहीं करने इख्तियार है, लेकिन सवाल यह है कि यह काम वो अदालत में जाके कहें और जनाब बहुत फोर्सफुली इस बात को कंटेंट करें तो उसका जवाब मिलेगा। प्रेसिडेंट साहब को खत लिखा और फिर इसमें उन्होंने कुछ सियासी बातें भी ले आए। मेरा ख्याल जो उनको सही एडवाइस नहीं किया गया वो बातें शायद कुछ इनको नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, अच्छा मशवरा नहीं किसी ने दिया। शाज़िम अली साहिबा, एक मुश्किल से हुकूमत निकलती नहीं है, अब ये मामला खत का जो है फिर मुश्किल पैदा कर रहा है हुकूमत के लिए। उसामा, जो बात जस्टिस साहब ने की है और जो सवाल आपका है, देखिए बात एक और प्रोग्राम पे ये हो रही थी और मैंने यही कहा, क्योंकि जो इम्प्रेशन दिया जा रहा था उस प्रोग्राम में ये वो था कि पीपल्स पार्टी के किसी जाले ने अगर ख़त लिखना हो तो वो इस तरीके से लिखेगा, और जिस पर मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशन था कि जी ये एक शख्स की ऑब्जर्वेशन है, और जिस तरीके से जस्टिस महमूद ने फरमाया कि जी उनको जो कंस्ट्रेंट्स है, उनको जो दिक्कत है, जो नैब ऑर्डिनेंस में उनकी अलाउंस और उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जहां वो समझते हैं उसमें रुकावटें पैदा हो रही हैं, उस हवाले से उन्होंने लिखा। मजीद वो इमोशनल हो गए हैं या उन्होंने अपने कुछ एहसासात का जिस तरह इजहार किया है वो गलत है या सही है लीगली, यकीनी तौर पर वो कानूनी माहिर हैं, वो बता सकते हैं, और उन्होंने एक अपना ओपिनियन उस पर दिया है। मैं ये कह रही हूं और मेरी पार्टी बड़ा वाज़े अपना स्टैंड इस पे ये रखती है कि देखिए ये एक ऑफिशियल की कंस्ट्रेंट्स है जो उसने बयान की हैं, जिसके हवाले से लीडर ऑफ अपोजिशन, लीडर ऑफ हाउस की जानिब से रिकमेंडेशन गई है। अब वो जो काम कर रहा है उससे भी यकीनन जिम्मेदारियों का जो उनके ऊपर एक एलिमेंट या एस्पेक्ट जो जिम्मेदारी का उनके ऊपर है वो भी अकाउंटेबल है, और वो अकाउंटेबिलिटी पूरी नहीं कर पाएंगे तो वो अपनी दुश्वारियां अगर लिखते हैं तो एक तरीकेकार है, गलत या सही मैं उस पर डिबेट नहीं करी, बट इट हैज नथिंग टू डू विद द गवर्नमेंट, या गवर्नमेंट नहीं कह रही उनसे, गवर्नमेंट तो उनसे नताइज चाहती है, उन्होंने दिए हैं हालिया नताइज, ये कहते हैं, उन्होंने खुद कहा जी करप्शन इतनी इतनी हो गई है और करप्शन के ये केसेस हैं, उन्होंने इतनी करप्शन पकड़ी है, और जब उसके हवाले से उस पर भी प्रोग्राम्स हुए हैं, और हमने कहा देखिए जी एक बंदा काम कर रहा है, वो बेशक गवर्नमेंट का उसमें क्या रोल है, हम तो खुद एतराज है ना 7-8 महीने हो गए उसमें रेंटल पावर में कोई पेशरफ नहीं हुई, करप्शन एक मेनेस है और उसे पकड़ा जाना चाहिए। अच्छा मुझे बताएं तारिक महमूद साहब कि अब मामला फिर अदालत में है, कंटेम्प्ट का पहले ही उनको सामना है, चेयरमैन नैब को इस्तीफा देने को वो तैयार हैं, किस तरफ जाता है मसला नजर आ रहा है? जो उनके इतराजात हैं, तरीके से इख्तलाफ हो सकता है खत में जो उन्होंने कहा, लेकिन जो इतराज वो कर रहे हैं कि मुदाखलत हो रही है, सही तरह तफ्तीश नहीं हो पा रही, ये सब क्या है? देखें, जहां तक किसी के इस्तीफा देने की बात है ये तो उस इंडिविजुअल का इख्तियार है और हक है, इससे तो वो जब चाहे वो ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन दूसरी बात मैं आपसे अर्ज करूं कि जो रेंटल पावर में जो एक कैच वर्ड्स हैं, अगर मैं सही मुझे याद आ रहा है तो वो ये है कि प्रीमा फेसाई फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट कैन नॉट बी रूल्ड आउट, ये उनको लिख दिया गया। ये एक टेंटेटिव सी ऑब्जर्वेशन है और बड़े एहतियात से लफ्ज लिखे और लिखने भी चाहिए थे, क्योंकि एपेक्स कोर्ट इससे आगे नहीं जा सकती थी, क्योंकि ट्रायल को उन्होंने फेस करना है और फेयर ट्रायल का पाकिस्तान का 10A में है। लेकिन बात यह है कि यह बात भी अपनी जगह दुरुस्त है कि नैब को ही इंक्वायरी करनी है, नैब ही को इन्वेस्टिगेशन करनी है, नैब ही को चालान पेश करना है। लेकिन मैं फिर यह अर्ज कर रहा हूं एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन, यही इंपॉर्टेंट बात है कि देखें यह बात उनको लिखकर या आर्गुमेंट्स के दौरान प्रोसिक्यूटर जनरल, अटॉर्नी जनरल साहब कह सकते थे कि सर देखें यह नैब का एक इदारा है, इंक्वायरी करना हमारा काम है, इन्वेस्टिगेशन करना हमारा काम है, चालान जो है वो हमारी जुरिस्डिक्शन में, हमें जनाब इंडिपेंडेंटली काम मेहरबानी करने दें। और ये मैं आप समझता हूं अगर इस पर बहस करते और ये एक पूरी 100 साल की इन्वेस्टिगेशन के हवाले से एक प्रेसिडेंट्स हैं, एक हिस्ट्री है जिसको वहां पर आर्गू किया जा सकता था और यकीनन उसके बाद जजमेंट। लेकिन मेरा यह कहना है कि प्रेसिडेंट साहब का एज ए मैटर ऑफ फैक्ट सारे मामले में कोई ताल्लुक बनता नहीं लीगली। उनसे ये कहना कि सदर साहब कोई हल निकालें वो दुरुस्त नहीं है, और खत जो है नहीं, सदर को नहीं हल है नहीं है। देखें ना
उनके पास इसलिए हल नहीं है कि अगर मिसाल के तौर पर किसी इंडिविजुअल के जज के खिलाफ कोई बात होती ना, तो चलो मान लेते कि वो अगर प्रेसिडेंट साहब के पास जाते हैं। अब मसला यह है कि दो इदारे अब आमने सामने हमें नजर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट है, एक तरफ चेयरमैन नैब नजर आ रहे हैं, नैब का इदारा नजर आ रहा है, और कल भी अभी समाअत इसकी होनी है। देखते हैं आगे क्या होता है। एक और अहम मसला, आज की एक और बड़ी स्टोरी है, आर्टिकल 62-63 की बड़ी बात हो रही है। कोई सियासतदान इस पर पूरा भी उतरता है? सियासतदानों के लिए कितनी बड़ी मुश्किल हो सकती है। और सुप्रीम कोर्ट अहकामात दे चुकी है इस्लाहात लाने के लिए इलेक्शन कमीशन को, वो भी काबिल अमल है या नहीं, इन सब पर भी बात करेंगे। हमारे साथ जस्टिस तारिक महमूद भी होंगे और शाज़ मरी भी इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। आर्टिकल 62-63 की अगर हम बात करें, इसमें जो कुछ कहा गया है ऐसे लगता है कि कोई सियासतदान इस पर पूरा नहीं उतरता। अभी आधी जिंदगी जबरो अमरीत के अंधेरों में गुजारने वाले पाकिस्तान के लिए आज का दिन इफ्तिखार का दिन है। आज पाकिस्तान की पहली मुंतखब कौमी असम्बली के तमाम अराकीन ने अपना फोटो सेशन करवाया। उनके दमकते और मुस्कुराते चेहरों पर एक तफाखुर का एहसास था कि उन्होंने बिला तफरीक जमहूरियत की निगहबानी का हक अदा कर दिया है। लेकिन इसके बावजूद अभी जमहूरियत को बहुत सी मंजिलें तय करनी है और सियासतदानों को आवाम की खिदमत में भी आगे जाना है, क्योंकि ऐसी कुव्वतें जो जबर पर यकीन रखती हैं, जब फिक्री नस्ब बढ़ाती हैं तो अपने ले पालकों में अपने ख्यालात और नजरियात उंडेल देती हैं। जबर की कुव्वतों के वारिस अपने इन्हीं ले पालक अजदाद का खाते हैं। सो यहां कमी नहीं है ऐसे लोगों की जो रियासत के लातो मनात के मफादात के लिए हर हद तक जाने को तैयार रहते हैं। जबर की आखिरी निशानी में आइन के आर्टिकल 62-63 हैं। ये ऐसे आर्टिकल हैं जो किसी भी शख्स पर लगाकर इसे इंतखाबी अमल से बाहर किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर सादिक और अमीन की तशरीह जो जी चाहे कर ली जाए। इस्लामी शायर से खातिर का आगाही ना होने का इल्जाम किसी पर सिर्फ इस बुनियाद पर भी लगाया जा सकता है कि फलां शख्स को दुआए कुनूत अजबर नहीं बल्कि अटक अटक कर याद है। इस वक्त ताहिरुल कादरी की शक्ल में बहुत सी कुव्वतें जो मज़कूरा तरामीम की वजह बनी और इनसे मुस्तफीद होती रहीं, वो इन तरामीम का मुकम्मल निफाज चाहती हैं। इंतखाबी स्क्रूटनी के लिए मयाद 30 दिन तक बढ़ाई जा चुकी है। इन हालात में सवाल है कि आर्टिकल 62 और 63 का मुकम्मल निफाज किस तरह मुमकिन है, और अगर बिल फर्ज हो भी गया तो फिर सियासतदानों की एक कसीर तादाद नाअहल हो जाएगी। क्या सियासतदान इसके लिए तैयार हैं? क्योंकि इन आर्टिकल्स के तहत अवाम तक जाने का रास्ता मुल्क के गैर मुंतखबों की जागीरों से होकर जाता है। आर्टिकल 62-63 क्या शय है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ जस्टिस तारिक महमूद और शाज़िया मरी साहिबा हमारे साथ हैं। शाज़िया मरी साहिबा, कोई सियासतदान पूरा उतर सकता है अगर पूरी तरह से इन दोनों आर्टिकल्स को नाफिज कर दिया जाए तो? उसामा, देखिए, यकीनन जिस तरीके से आपने बयान किया है, जमहूरियत को अभी काफ़ी मराहिल भी तय करने हैं और सियासी कारकुन या सियासतदानों को भी आवाम की खिदमत में अभी बहुत आगे जाना है और बहुत कुछ हमें हासिल करना है। गो के हमने बहुत मैं समझती हूँ कि खुश असलूबी से ये सफ़र भी तय किया है। अब आपने 62-63 की बात की, यकीनन एक कॉम्प्लिकेटेड डिबेट तो है, क्योंकि 62-63 एक है आपके पास प्री जनरल ज़ियाउल हक और एक है पोस्ट जनरल ज़ियाउल हक, और उसके बाद उसमें क्या कुछ हुआ ये भी आपके सामने है। आपने बिल्कुल एक बड़ी अहम आपकी ऑब्जर्वेशन थी, सियासतदान इसमें पूरा उतरेंगे या नहीं। मैं तो कहती हूँ कि पाकिस्तान में कितने लोग हैं जो इस तरह की रिक्वायरमेंट्स या क्वालिफिकेशन पर पूरा उतरते हैं। हैविंग सेड दैट, यकीनन ये एक मुश्किल एक्सरसाइज है, बहुत मुश्किल, और करने वाले की सोच, जनरल ज़िया जैसे आदमी की सोच से हम बखूबी वाकिफ हैं। अभी थोड़ी देर कबल आप एक और जनरल से बात कर रहे थे, उनकी रोशन ख्याली का तो क्या कहना कि उनको खुद शमसी एयर बेस के हवाले से कुछ नहीं पता था। मैं इदारे का बहुत एहतराम करती हूँ और हर पाकिस्तानी करता है, मगर ये वो शख्स है जिसने इदारे पर उंगलियां उठवाई और कई सवालिया निशान बने ऐसे इदारे पर जिसका हमें बहुत एहतराम है। यानी 62-63 पर बहुत से लोग पूरे नहीं उतरेंगे, सिर्फ सियासतदान नहीं है। तो ये लोग तो हमारी तकदीरों का फैसला नहीं कर सकते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये काबिज जरूर हुए हैं और ऐसे फैसले इन्होंने किए हैं। आइन का इन्होंने वो हशर किया है। जस्टिस साहब से बात कर लें। आप भी ये सवाल कर रहे हैं कि 62-63 में क्या होगा। अच्छा, जस्टिस तारिक महमूद साहब, ये बताइएगा कि अगर कोई शख्स बिजली का बिल नहीं दे रहा, कोई कहता है इसकी शोहरत अच्छी नहीं है, ये तो बड़ा मसला बन जाएगा। अदालतों के पास, इलेक्शन कमीशन के पास लोग जाएंगे, कहेंगे कभी ना कभी हर एक के पर इल्जामात रहे हैं, सियासतदानों पर सजाएं भी हो चुकी हैं उन्हें, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। नहीं, ये बहुत मुश्किल भी है जैसे आपने कहा, लेकिन बहुत आसान भी है। पहली बात, जो आपने बिजली के बिल की बात की ना, तो मैं आपसे अर्ज करूं कि इवन जो लास्ट टाइम इलेक्शन हुए थे तो जिस वक्त स्क्रूटनी हुई थी, तो अगर कोई फर्द आया था
اور اس نے یہ مطلب اسرٹ بھی کیا تھا تو اس کو کہا گیا تھا کہ جناب یہ آپ کے خلاف یہ بجلی کا بل ہے یا فلاں ہے یا فلاں ہے یا ایون قرض ہے، تو ان کے نامینیشن پیپر جو ایکسیپٹ کیے تھے سبجیکٹ ٹو کلیئرنس، اور یہ کہا گیا تھا کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس ڈپارٹمنٹ کا کلیم غلط ہے تو بعد میں جا کے ان سے ریکور کریں، اور یہ بعد میں لٹیگیشن ہوتی بھی رہی، یہ تو کوئی اہم بات نہیں ہے۔ لیکن آپ نے دیکھیں جو 62-63 کی بات کی، یہ آسان کیسے میں بتاؤں؟ دیکھیں 62-63 میں ایک بات یہ کی کہ نیگیٹو ڈیکلریشن نہیں ہونا چاہیے کسی کے خلاف، تو بھائی جی جب تک کسی عدالت کا کوئی نیگیٹو ڈیکلریشن نہیں ہوگا تو اگر اس کی روح کو دیکھا جائے تو تب تک کوئی نان سوٹ نہیں ہوگا۔ تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ بہت آسان بھی کام ہو جائے گا، مثال کے طور پر اگر کسی نے قرض لیا ہوا ہے تو دیکھیں یہ بڑی آسانی سے شناختی کارڈ کا نمبر فیڈ ہوگا یہ اسٹیٹ بینک والوں سے، وہاں پتہ چل جائے گا، یہ کوئی اتنی لمبی ایکسرسائز نہیں ہے۔ لیکن اگر ذہن میں وہ بات ہے کہ جناب وہ بالکل ہی اس نے کبھی زندگی میں کوئی کام ہی نہ کیا ہو، تو پھر میں آپ کو ایک بات بتا دوں، پھر شاید باہر سے کہیں سے امپورٹ کرنے پڑیں گے، اور سوال یہ کہ جو یہ لوگ اس بنیاد پر نامینیشن پیپر ریجیکٹ کریں گے سب سے پہلے ان کی بھی تو بات آئے گی نا کہ کیا وہ اس معیار پر پورے اترتے ہیں۔ تو دیکھیں اگر کام کرنے کا ہوا، کوئی بددیانتی نہیں ہوئی اور فیصلے کہیں اور نہیں ہوئے تو پھر 62-63 میرا خیال راستے میں نہیں آئے گا، لیکن اگر کوئی کھیل اور کھیلنا ہے تو پھر 62-63 عذاب بنے گا۔ اچھا کسی نے کھیل کھیلنا ہے، میں اس طرف آ رہا ہوں، میں شاذب علی صاحب سوال سن لیں، آپ ضرور بات کیجیے گا، کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گی، تھوڑا سا انہوں نے امپورٹڈ لوگوں کی بات کی، معاف کیجئے گا، اور یہ جسٹس صاحب نے اچھا کہ یہ بات کی کہ یہ بھی ایک سوچ ہے۔ اب میں نہیں سمجھتی کہ پاکستان کی عوام کسی امپورٹڈ کو برداشت کرے گی۔ اچھا پھر سوال سن لیں، 62-63 اس وقت بھی تھے جب موجودہ اسمبلی کے لوگ یہاں پر آئے ہیں، اس وقت بھی اسکروٹنی ہوتی رہی۔ طاہر القادری صاحب یا ان جیسے لوگ یہ کہتے ہیں کہ سارے لٹیرے بیٹھے ہیں، وہ نہیں سمجھتے 62-63 پر صحیح طرح عمل ہوا ہے، یا جو لوگ پہنچتے ہیں اگر ایسی سوچ آئی جن کے ساتھ آپ کو مذاکرات کرنے پڑتے ہیں پھر کیا ہوگا؟ جی شازیہ صاحبہ دیکھیں بات یہ اسامہ میں نے یہی بات کی تھی کہ دیکھیں 62-63 کس نیت سے اس میں چینجز لائے گئے، اور یقیناً جو چینجز لائے گئے وہ چینجز جو تھے وہ ذرا کمپلیکس چینجز تھے۔ آپ یہ یاد رکھیں کہ ہم اسلامک اسٹیٹ ہے، ہمارے یہاں اس اسلامک اسٹیٹ میں دیگر ریلیجس کمیونٹیز بھی موجود ہیں، اور جب حدود آرڈیننس کی بات ہوتی ہے تو اس کو بھی کس طریقے سے مس یوز کیا گیا ہے وہ بھی ایک حقیقت ہے، ایک تلخ حقیقت ہے۔ تو ہم اس لیے یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں آرٹیکل 25 بھی موجود ہے جہاں ایوری ون اسٹینڈز ایکول بیفور دا لا، ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے، یہ بھی گارنٹی کرتا ہے یہی آئین، اور اگر اسی آئین کی کسی شق کو غلط استعمال کیا جائے جو آپ نے درست فرمایا، اور وہ نیت کیا ہوگی جیسے جسٹس صاحب نے کہا، تو یقیناً یہ کچھ خدشہ نظر آتا ہے۔ لیکن اگر اسے اس لیے استعمال کیا جا رہا ہے کہ آپ بالکل کسی ڈیفالٹر کو نہ آنے دیں، آپ کسی ایسے شخص کو نہ آنے دیں جو کہ پالیسی میکنگ میں یقیناً ایک نیگیٹو مائنڈ لے کر آئے گا، تو وہ اپنی جگہ ایک عمل ہے جو کہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے۔ لیکن اب 62-63 پر کس نیت سے فوکس کیا جا رہا ہے یا کس نیت سے اس پر کام کیا جائے گا وہ ہمیں دیکھنا ہوگا، اینڈ ویل ہیو ٹو بی یونائٹڈ۔ اس پر کس طرح عمل کیا جاتا ہے، نیت بھی دیکھنی ہوگی، ٹھیک ہے جسٹس صاحب کون عمل اس پر کرے گا؟ 62-63 کا اختیار کس کس کے پاس ہے؟ ایک بات اسامہ دیکھیں ایک بات میں کروں، کیونکہ آج بھی ہمارے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں انہوں نے بات کی ہے نیشنل اسمبلی کے اندر کہ دیکھیں اکاؤنٹیبلٹی ہم سب پر لازم ہے، کوئی کسی کورٹ میں کیوں نہ اکاؤنٹنٹ بیٹھا ہو یا اس کا سیکرٹری ہو، اسے بھی حاضر ہونا ہے فورمز پہ، اور اگر یہ ڈیبیٹ اب کھلنی ہے تو کھلنی چاہیے کہ اکاؤنٹیبلٹی سب کی ہونی ہے، سب کی ہونی چاہیے۔ اچھا مجھے بتائیں جسٹس صاحب یہ فرمائیے کہ 62-63 پر عمل کس نے کروانا ہے؟ کون کون سے ادارے ہیں جو اس چیز کو دیکھیں گے، یا پھر دھرنوں میں بیٹھے ہوئے لوگ بتائیں گے کون صادق اور امین ہے، کون اسلام کا پابند ہے، کون نہیں ہے؟ نہیں دیکھیں اس میں جو ایک بات ہے کہ الیکشن کمیشن کے کیونکہ 30 دن کی اس میں اب اسکروٹنی کا پروسیس کرنا ہے، تو وہ شاید انہوں نے ایک پرپوز ڈرافٹ جو ہے نا لا ڈپارٹمنٹ میں بھجوایا ہے جو الٹیمیٹلی اسمبلی کے پاس جائے گا، اور ریپرزنٹیشن آف پیپلز ایکٹ میں تھوڑی ترمیم کرنی پڑے گی۔ دیکھیں کام بڑا آسان ہے اگر آپ بغیر کسی بےایمانی کے کرنا چاہتے ہیں۔ بات بڑی سیدھی سی ہے کہ نامینیشن پیپر جو ریٹرننگ آفیسر کے پاس داخل ہونا ہے، اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کی ریکویسٹ پر جو ہے جوڈیشری اس بات پر تیار ہو گئی ہے کہ انہوں نے اپنے جو جوڈیشل آفیسر جو ہے ایز اے ریٹرننگ
ऑफिसर देने हैं, तो फैसला उन्होंने करना है। लेकिन इलेक्शन कमीशन का ये रोल होगा कि जिस वक्त नॉमिनेशन पेपर फाइल होंगे तो देखिए कंप्यूटर का निजाम है, बहुत आसान है, सारी डिटेल जाएगी। ये मिनटों और घंटों का काम होगा कि आप स्टेट बैंक को भेज देंगे, वहां पर शनाख्ती कार्ड आपका नंबर जो है वहां पर फीड होगा, पता चल जाएगा कि आपने किस किस बैंक से है। तो अगर वहां पर यह बात आ जाए तो कोई हर्ज की बात नहीं, टेलीफोनों का बिल का आ जाएगा। लेकिन अगर को अच्छा, फिर दूसरी जैसे मैंने अर्ज किया कि देखिए उसकी लैंग्वेज में है कि नेगेटिव डिक्लेरेशन कोर्ट ऑफ लॉ का नहीं होना चाहिए। कोर्ट तो की बात होनी चाहिए। फिर एक बड़ा सवाल है कि अगर कोर्ट कह देती है कि जाली डिग्री में एक शख्स नाअहल हो जाता है, लोग उसे दोबारा मुंतखब कर लेते हैं, तो फिर शाजिया मरी साहिबा फिर क्या करें? दोबारा से कहिएगा। जी मैं अर्ज कर रहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट किसी को कह देती है कि जाली डिग्री की वजह से वो शख्स नाअहल हो जाता है और फिर अवाम उसे दोबारा मुंतखब कर लेते हैं, तो फिर क्या कहें? वो 62-63 पर पूरा तो नहीं उतर रहा। देखिए ये तो हमारे पास एक बड़ा क्लियर एग्जाम्पल है जमशेद दस्ती साहब का। उनके खिलाफ क्या कुछ नहीं हुआ, मीडिया ट्रायल भी मैं कहूंगी बहुत नेगेटिव, लेकिन अवाम का फैसला प्रिवेल किया। अव्वल तो देखिए जो शराइत लगाई जाती हैं वो आपकी ग्राउंड रियलिटीज पे लगती हैं। एक डिक्टेटर ने सोचा कि जी बीए की डिग्रीज हो, चाहे आपकी कौम अनपढ़ हो, चाहे आपने एजुकेशन ना प्रोवाइड की हो, चाहे मैट्रिक करना मुश्किल हो पाकिस्तान की आवाम को, लेकिन इसी मुआशरे के अंदर से आपने बीए तलाश करने, यानी कि आपने हैंड पिक लोग तलाश करने, कोशिश तो यही थी ना उस 62-63 जरूर होना चाहिए, इस पर अमल भी होना चाहिए, लेकिन इदारे डिसाइड करें। सुप्रीम कोर्ट है, अदालतें हैं, आपको इलेक्ट करती है, ठीक है, यानी अदालतें देखेंगी, इलेक्शन कमीशन देखेगा ये कि कोई शख्स 62-63 पर पूरा उतरता है नहीं। और जिस तरह जस्टिस रिटायर्ड तारिक महमूद साहब फरमा रहे थे कि फिर ये देखा जाए कि अदालत उस शख्स के बारे में क्या कहती है, ये नहीं कि कोई भी आकर उसके बारे में कोई बात करने लग जाए, फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हम शुक्रिया अदा करते हैं मेहमानों का, शाजिया मरी साहिबा का और जस्टिस रिटायर्ड तारिक महमूद साहब का। एक और बड़ा इम्तिहान और भी है, अगली हमारी स्टोरी यही होगी कि इलेक्शन कमीशन को अहकामात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जा चुके हैं इस्लाहात के लिए। इलेक्शन कमीशन उस पर किस हद तक अमल कर पा रहा है, इस बारे में बात अगली स्टोरी ब्रेक के बाद। सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह मुतहर्रिक है, आइन की पासदारी और कानून की अमलदारी के लिए वो किसी किस्म का समझौता करने को तैयार नहीं। अदालत इलेक्शन कमीशन को पूरी तरह आज़ाद और मुख्तार और कानून का पाबंद देखना चाहती है। इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने दायर कुछ दरखास्तों पर 8 जून को हुक्म जारी किया था, जिसमें इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया गया था कि वोटर्स को उम्मीदवारों के चुंगल से बचाने के लिए इलेक्शन कमीशन ट्रांसपोर्ट फराहम करे। सूबाई के बजाय विफाकी मुलाजमीन को पोलिंग स्टेशन पर तैनात किया जाए, वोट डालने को लाजमी करार दिया जाए, कम टर्न आउट वाले हल्कों में दोबारा इलेक्शन करवाए जाएं, पोलिंग स्टेशन की तादाद बढ़ाई जाए, इलेक्शन कमीशन उम्मीदवारों के इंतखाबी अखराजात पर नजर रखे, बड़े इश्तिहारात और जल्द से जुलूसों के बजाय सरकारी टीवी को इस्तेमाल किया जाए, पोलिंग स्टेशन के करीब इंतखाबी दफातर पर पाबंदी लगाई जाए, उम्मीदवार को इंतखाबी अखराजात एक अकाउंट से करने का पाबंद बनाया जाए, इलेक्शन कमीशन वोटर लिस्टों की तस्दीक के लिए घर घर मुहिम शुरू करे, वोट का इख्तिबास और लिस्ट कम से कम 7 दिन पहले वोटर के घर पहुंचाई जाए। दूसरी तरफ कल इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के लिए हतमी ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया है, जिसके तहत सदर और गवर्नर इंतखाबी मुहिम नहीं चला सकेंगे। वॉल चौकिंग, सरकारी फंड्स, इश्तिहारात पर इस्तेमाल, असले की नुमाइश और पोलिंग स्टेशन से 100 गज के अंदर किसी सियासी जमात के बैनर्स लगाने पर पाबंदी होगी। खवातीन को वोट डालने से नहीं रोका जाएगा, अदलिया और फौज की तौहीन करने की इजाजत नहीं होगी और ना मीडिया पर दबाव डाला जाएगा। खिलाफ वर्जी करने वाले उम्मीदवारों को नाअहल किया जा सकता है। इसी तरह ज़ाब्ता अखलाक के दीगर 46 नुकात। आज सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबी इस्लाहात पर अमल दरामद के लिए दायर दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया और 13 फरवरी को जवाब तलब कर लिया है कि अदालत के अहकामात पर किस हद तक अमल हो पाया है। अदालत ने कराची में घर घर जाकर वोटर लिस्टों की तस्दीक न होने का भी नोटिस लिया है। सवाल सिर्फ इतना है कि अदालत की तजवीज़ करदा इस्लाहात इलेक्शन कमीशन के लिए काबिल अमल है या नहीं, और इसका जवाब जानेंगे। हमें ज्वाइन किया है नसरीन परवेज साहिबा ने, साबिक ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की। नसरीन साहिबा, ये जो इस्लाहात हैं, अहकामात हैं, इन पर अमल हो सकता है, इलेक्शन कमीशन कर सकता है? जी शुक्रिया असामा। अभी जस्टिस तारिक महमूद साहब आपके स्टूडियो में मौजूद थे, मैं उन्हीं की बात दोहराती हूँ उसामा कि when there is a will there is a way। वो चीज़ें जो जज्बे सादिक ना होने की वजह से मुश्किल नज़र आती हैं, अगर जज्बा और नियत मौजूद हो वो काम करने की, तो वही काम इंतहाई आसान हो जाता है। अच्छा, लेकिन ऐसी कोई चीज़ मुझे नहीं नज़र आ रही। और मेरा मैथमेटिक्स बिल्कुल ठीक है, ये डिसिप्लिन मैंने हमेशा मेंटेन किया है। मेरी कैलकुलेशन ये कह रही है
کہ یہ جو ضابطہ اخلاق کی ٹوپی پہنائی جا رہی ہے یہ کہہ کر کہ جی ہم الیکشن ریفارمز کر رہے ہیں، اور الیکشن کمیشن نے وہ مسودہ آج بھیج بھی دیا ہے منسٹری آف لاء کو، وہ وہاں سے منظور ہو کر آئے گا، پھر وہ جائے گا اسمبلی میں اور وہاں سے منظور ہوگا۔ جی اصلاحات بالکل ممکن ہے۔ جون میں یہ احکامات دیے تھے سپریم کورٹ نے، بہت زیادہ وقت تھا، ریفارمز ہو سکتی تھی، لیکن الیکشن کمیشن مکمل طور پر پولیٹیسائز ہو چکا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں بے تحاشا ججز جو آتے ہیں، چاہے وہ ممبرز کی فارم میں آئیں یا چیف الیکشن کمشنر کی صورت میں آئیں، یا اب 18ویں ترمیم کے بعد جو کہ بہت زیادہ کمزور کر دیا گیا ہے اس میں چیف الیکشن کمشنر کو، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا ایڈمنسٹریٹ، اس کے دو اسٹرکچرز ہیں الیکشن کمیشن کے، یہ عام لوگوں کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے، خاص طور پہ ووٹرز کو اور جو دوسرے اسٹیک ہولڈرز ہیں۔ جی جی ایک ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر ہے اس کا جو بہت بڑا ہے، وہ پورا شیل ہے سمجھ لیجئے ایک، اور اس شیل کے اندر ایک چھوٹا سا 5 لوگوں کا، اس وقت اس سے پہلے 2-3 لوگ ہوتے تھے بشمول چیف الیکشن کمشنر، جو مکمل طور پہ بااختیار ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے۔ اب 18ویں ترمیم کا جو ایک پارلیمنٹری، میں اس کو کہوں گی، مجھے یہ لفظ استعمال کرنے دیں، ایک پارلیمنٹری فراڈ ہوا، اس میں نیتیں کچھ اور تھیں، لیکن اب وہ معاملات چینج ہو گئے، تو اب دھرنے دیے جا رہے ہیں، اور دھرنا تو نہیں دیا جا رہا، لانگ مارچ ہو رہا ہے پارلیمنٹ سے اور الیکشن کمیشن تک۔ میں ان سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں، مجھے بتائیں، میں جو سمجھ پایا ہوں، ایک طرف الیکشن کمیشن کے ممبران ہیں، دوسری طرف عملہ ہے، یہ دو سٹرکچرز ہیں، تو آپ کی باتوں سے ایسا لگ رہا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ جو اصلاحات کی بات ہو رہی ہے موجودہ الیکشن کمیشن کے بس کی بات نہیں ہے، تو کیا پھر جو تحلیل کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں وہ حل نہیں ہے؟ ہرگز نہیں ہے، تحلیل بالکل ہونا چاہیے، اس کی ری اسٹرکچرنگ ہونی چاہیے۔ یہ اب الیکشن کمیشن، ایک تو لوگ اس کو اب ایکسٹینشن کمیشن کہتے ہیں، کوئی اس کو اب کرپشن کمیشن کہتا ہے۔ دیکھیے اسامہ، یہ بیسیکلی ٹیکنوکریٹس کا ادارہ تھا، اور اس میں کچھ عرصے سے میں دیکھ رہی ہوں کہ ایک مصنوعی قسم کی بیوروکریسی جو ہے نا، وہ اس کا ایک رومانس کریٹ کیا گیا، لوگوں کو پولیٹیکلی برائب کرنے کے لیے جنوری میں اپ گریڈ کیا گیا 170 لوگوں کو ڈویژنل، ڈسٹرکٹ اور پروونشل لیول پر لوگوں کو۔ آپ سوچئے ایک آدمی جو مقابلے کا امتحان دے کر آتا ہے، اس کو 5 سال بعد ایک پروموشن ملتی ہے، اس کا سلیکشن بورڈ ہوتا ہے، ایک طریقہ کار وضع ہے سول سروس رولز میں۔ اچھا، یہاں پر آپ دیکھیے، جس آدمی کو آپ نے 21 گریڈ دیا ہے یا 20 گریڈ دیا ہے یا 19 دیا ہے یا 18 دے دیا ہے، اس کو اگر آپ پبلک سروس کمیشن میں بھیجیں گے تو وہ آپ کو کہیں گے کہ بھائی یہ تو ایک کلاس 1 گزٹڈ آفیسر 17 گریڈ کا جو آدمی ہوتا ہے، ان کی کیپیسٹی، ان کی جو کیپیبلٹی ہے وہ اس طرح کی بھی نہیں ہے۔ حکومت کہتی ہے کہ غیر آئینی ہے، تحلیل نہیں ہو سکتا، موجودہ الیکشن کمیشن سے ہی کام چلانا ہوگا، تو آپ کہتی ہیں کہ اصلاحات ہو نہیں سکتی۔ ہوگا کیا مطلب؟ اچھا مجھے بتائیں، الیکشنز میں پھر کیا ہوگا؟ اب موجودہ الیکشنز میں یہی الیکشن کمیشن ہوگا، تو پھر کیا ہوگا الیکشنز میں؟ جی الیکشن ہوں گے نہیں، میرا اپنا جو کیلکولیشن ہے وہ یہ کہ الیکشن نہیں ہوں گے، اور اگر ہوئے تو جو شیخ رشید صاحب کہتے ہیں پھر وہی ہوگا۔ اچھا، میں سمجھتی ہوں کہ اس میں تھوڑی سی کوتاہیاں ہمارے ان لوگوں سے ہو گئی ہیں جو پارلیمنٹ سے باہر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس میں ایک تو عمران خان صاحب کی بہت بڑی سٹرگل ہے، 16 سال کی سٹرگل ہے اس شخص کی، اور اس نے دیکھیے ہمارے انقلاب کی بہت باتیں ہو رہی ہیں، انقلاب کا مطلب ہوتا ہے قلوب کی تبدیلی، دلوں کو تبدیل کرنا۔ اس شخص نے 16 سال کی سٹرگل سے لوگوں کے دل تبدیل کیے ہیں، اور ایک آپ کا جو فیوچر ہے، آپ کا جو یوتھ ہے اور ویمن جو سب سے زیادہ سیاسی مصیبتوں سے نبردآزمہ ہوتی ہے، مہنگائی ہے تو گیس نہیں ہے تو بجلی، کئی سال چاہیے، بہت عرصہ چاہیے، موجودہ جو اصلاحات کی بات ہو رہی ہے، سپریم کورٹ کے احکامات کی بات ہو رہی ہے، ان الیکشنز میں تو ان پر عمل ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ نسرین پرویز صاحبہ ہمارے ساتھ تھیں، اور ان کا یہ خیال ہے کہ ان کو تو الیکشنز بھی مشکل نظر آ رہے ہیں، اور ساتھ جو اصلاحات کی بات کی جا رہی ہے، ممکن نہیں ہے کہ ان الیکشن سے پہلے وہ اصلاحات ہو سکیں، اور وہ کہتی ہیں کہ شاید الیکشن کمیشن تحلیل ہی کرنا ہو، تشکیل نو ہو تو پھر بہتری آ سکتی ہے۔ محمد اسامہ غازی کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد کے غم اور نفرتوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔